नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम लोग आज बात कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स में लेक्चर नंबर 4 की। ठीक है, तो थर्मोमेट्री के बाद अब आपको यहाँ पर कैलोरीमेट्री के बारे में जानना होगा। तो क्या करते हैं इस टॉपिक में, ध्यान दीजिएगा। द ब्रांच ऑफ थर्मल फिजिक्स विच डील्स विथ द मेजरिंग ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर कैप्ट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। और जिस आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वही आपका यहाँ पर कहलाता है कैलोरीमीटर, नोन एज कैलोरीमीटर। Along with the mixing of different phases or states of the substances at different temperature to determine the final or equilibrium content and temperature of the mixture। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कैलोरीमेट्री को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि थर्मल फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें आप क्या करते हो, हीट ट्रांसफर का मेजरमेंट करते हो। कितना हीट एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में गया, मतलब कितना एक बॉडी ने लूज किया, कितना दूसरे बॉडी ने गेन किया, तो वही है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। और इसको रखा जाएगा, ये जो दोनों बॉडी की आप बात कर रहे हो इसको आप कहाँ रखेंगे, तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में। और इस आइसोलेटेड सिस्टम का नाम यहाँ पर हो जाएगा कैलोरीमीटर। जो आपका कंटेनर होगा, जो बर्तन होगा, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करेगा। अलॉन्ग विथ द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फेजेस। डिफरेंट फेजेस कहने का मतलब सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैसियस फेज। इस तरह से 3 फेज हो सकते हैं सबस्टांस के। तो कुछ आइस को आपने कुछ हॉट वाटर के साथ मिक्स कर दिया, कभी वाटर को वेपर के साथ मिक्स कर दिया। तो कभी आप इस तरह की जो आप मिक्सिंग करेंगे वो डिफरेंट फेजेस के या फिर डिफरेंट स्टेट्स। इन जनरल अगर देखा जाए तो डिफरेंट स्टेट्स का मतलब आप अलग अलग टेम्परेचर्स पर चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आपने अलग अलग स्टेट में मिक्सअप किया। और इन सबस्टांसेस को आप जब मिक्स कर रहे हैं तो उनके टेम्परेचर डिफरेंट होने चाहिए, है ना। और जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट को या फाइनल स्टेट को अचीव कर लेगा कुछ देर के बाद, तब आपके कंटेंट में कितना, कौन सा कंटेंट बचा और कौन से टेम्परेचर फाइनल पोजीशन में उसका आ गया, फाइनल कंडीशन में उसका कौन सा टेम्परेचर बना, जिसको फाइनल टेम्परेचर या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलेंगे। तो ये सारी स्टडी जो है आपका किसके अंडर में आ रहा है, कैलोरीमेट्री के अंडर में। ठीक है, तो जो सबसे नॉर्मल प्रॉब्लम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देगा वो यही दे देगा कि आपने बर्फ को किसी टेम्परेचर पर लिया, जैसे -20 -10 किसी भी टेम्परेचर पर आपने बर्फ को लिया, आइस को लिया और 500 ग्राम लिया, कभी 1000 ग्राम लिया, किसी भी अमाउंट का आप ले सकते हैं। और उसको आपने कैलोरीमीटर में डाल के हॉट वाटर को मिक्स कर दिया। हॉट वाटर जो किसी टेम्परेचर पर होगा 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, और उनको मिक्स कर दिया और हॉट वाटर का अमाउंट भी आपको दे दिया, 500 ग्राम या 1 लीटर या फिर 2 केजी, कुछ भी दे सकता है। और फिर जो आपका वो मिक्सचर बना तो वो फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ और मिक्सचर का कंटेंट क्या हुआ, है ना, ये सब चीज़ें आपको पूछी जाती है। तो इसी सब की स्टडी हम लोग कैलोरीमेट्री में करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका ये जो है फेज डायग्राम ऑफ वाटर के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ता है। वैसे तो जो फेज डायग्राम होगा ये किसी भी सबस्टांस के लिए वैलिड होगा जो कि सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैसेस फेज में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन वाटर के लिए आपको चूंकि ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं तो हम वाटर पर ही रख करके यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे हमने एक इस तरह से ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, फेज डायग्राम आप इसको कह सकते हो। तो जैसे मान के चलिए हमने आइस लिया, -20 डिग्री सेल्सियस पर हमने आइस ले लिया। ठीक है, कुछ ले लिया, 500 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम ले लिया, कुछ लिया, और फिर हम हीट सप्लाई उसको करते चले गए। तो हीट सप्लाई कंटेनर में ले लिया और आइस को जो है हमने हीट सप्लाई किया, तो क्या होगा, आइस का टेम्परेचर राइज करेगा। तो सबसे पहले तो आपका आइस का टेम्परेचर राइज करना शुरू करेगा और ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ इस तरह से राइज करेगा। क्यों, क्योंकि जो फार्मूला आपका यहाँ पर चलेगा डेल्टा क्यू, वो आपका MS डेल्टा थीटा, इसी को फॉलो करेगा। कैलोरीमेट्री में आप ध्यान देना, आपको डेल्टा क्यू का यही 2 फार्मूला आपको रिपीट करेगा, कहीं पर MS डेल्टा थीटा का, तो कहीं पर M×L का। L जहाँ लेटेंट हीट हो गया आपका, है ना। तो उस सब की चर्चा हम आगे करेंगे। तो यही 2 फार्मूला आपका चलता है। S हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट जो आप सप्लाई कर रहे हो, जो हीट ट्रांसफर कर रहे हो, तो कहीं पर ये MS डेल्टा थीटा काम करेगा, तो कहीं पर M×L काम करेगा। अगर आप इस रेंज में देखो, -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ यहाँ पर हीट को गेन कर रहा है और इसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो
वो कौन से फॉर्मूले को लेगा, तो एम एस डेल्टा थीटा को लेगा, ठीक है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एक डेल्टा क्यू हो गया, और ये जो टेम्परेचर चेंज आप कह सकते हो यहाँ पर जो हम लोग डेल्टा थीटा इस तरफ दिखा रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि भाई डेल्टा क्यू और डेल्टा थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। तो जितना ज़्यादा आप हीट सप्लाई कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपका टेम्परेचर चेंज होगा, इसीलिए वो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन के हिसाब से ये ग्राफ आप इस तरह से उठा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो चलिए ये आपका इस तरह से चला आया। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा तो आपका हीट सप्लाई जारी रहेगा, हीट सप्लाई आपका कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आपका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, है ना। लैब में जब आप इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में देखोगे, जैसे हमने ये कंटेनर लिया और कंटेनर में हमने बर्फ लिया, आइस के टुकड़े लिए और इसको क्लोज कर दिया कैलोरीमीटर में, इस तरह से एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाया, और इसमें से एक थर्मामीटर लगा हुआ होता है। तो थर्मामीटर में आपको रीडिंग आती रहेगी कि कितने टेम्परेचर पर है ये, और आपने इसको हीट सप्लाई कर रखा है इस तरह से मान के चलिए, ठीक है। तो जो आप लगातार हीट सप्लाई करते रहेंगे, तो अगर ये शुरू में -20 डिग्री सेल्सियस पर था तो इसका टेम्परेचर जो है राइज करना शुरू हो जाएगा। हीट सप्लाई किया और तुरंत राइज करना शुरू कर जाएगा। फिर उसके बाद ये राइज करते करते जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, जैसे यहाँ पर पारा आपका 0 डिग्री सेल्सियस को डिनोट करेगा, तो फिर क्या होगा, उसके बाद कुछ देर के लिए आपका हीट सप्लाई तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो जो आपका पारा है उसका ऊपर चढ़ना रुक जाएगा, मतलब टेम्परेचर का बढ़ना रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अब मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा। तो डेल्टा क्यू हमारा लगातार सप्लाई जा रहा है, डेल्टा क्यू हमारा लगातार सप्लाई जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा, टेम्परेचर अभी भी वो 0 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन रखेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो रही है मेल्टिंग प्रोसेस, ओके। और जब मेल्टिंग प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि पूरा का पूरा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर क्या हो गया, ये वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं। जब ये पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर पूरे की पूरी मेल्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तब फिर ये वाटर हीट लगातार आप दिए जा रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो अब यहाँ पर ये फिर से उठना शुरू करेगा, ठीक है। तो फिर से जो वो उठेगा वो पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा स्लो उठेगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा स्लो राइज करेगा, ओके। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो आइस के मुकाबले डबल होती है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो आइस की स्पेसिफिक हीट के कैपेसिटी के मुकाबले डबल होती है। आपको अगर आइस का मैं बताऊं, एस ऑफ आइस 0.5 सीजीएस सिस्टम में ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना, और ग्राम पर सॉरी कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक, ऐसे सीजीएस में। और अगर वाटर का आप देखोगे SW, तो ये ऑलमोस्ट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो ये कवर करता है। मतलब क्या हुआ कि वाटर जो होगा ना उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तब उसका टेम्परेचर राइज करेगा, ओके। आइस को कम अमाउंट ऑफ हीट ही चाहिए, उसी में उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो स्लोप आएगा ये वाली लाइन का, वाटर वाली लाइन का कम आएगा थोड़ा विद रिस्पेक्ट टू ये वाले आइस का, ठीक। अगर कंपेयर करना होगा तो बाद में करेंगे उसको। तो चलिए, तो ये मान लीजिए इस तरह से राइज किया यहाँ तक, तो ये तब तक राइज करेगा जब तक कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ना आ जाए। क्योंकि वाटर पर हम काम कर रहे हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 होता है। 100 पर आने के बाद फिर से वही बात होगी जो यहाँ पर हुआ था, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर फेज चेंज का होना शुरू हो जाएगा, ओके। फेज जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। तो वही होगा, आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर आया था, मेल्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और फिर आपने हीट तो लगातार सप्लाई कर रहे हो आप, तो फिर 0 के बाद आपका टेम्परेचर राइज करना शुरू होगा, वो 100 तक आपका राइज करेगा, और फिर 100 पर आपका इधर से लगातार हीट सप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर से इसका बढ़ना रुक जाएगा, क्योंकि फिर से फेज चेंज आपका होना शुरू हो जाएगा। लिक्विड फेज जो है वो गैस फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो इस फिगर को मिटा देते हैं, कोई काम नहीं इसका। तो ये फेज थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है। और फिर जब यहाँ पे पूरा का पूरा मान के चलिए कि कन्वर्ट हो जाएगा, तब फिर से ये अपना राइज करना शुरू करेगा। ओके, तो इस तरफ हो जाएगा आपका जो वेपर है, वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। और इस जगह क्या हो रहा है, वेपराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। इस जगह क्या हो रहा है, मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है। तो लिख देते हैं मेल्टिंग, ठीक है, प्रोसेस, या मेल्टिंग ऑफ आइस भी कह सकते हो। और इस जगह क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन, ठीक है, या वेपोराइजिंग प्रोसेस। तो हम लोग वेपोराइजेशन सीधे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, वेपोराइजेशन हो रहा है किसका, वाटर का इनटू वेपर। ओके, तो ये भी कितने पर हो रहा है आपका, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। चलिए, तो इस पॉइंट पर वेपोराइजेशन स्टार्ट हुआ है और इस पॉइंट पर वेपोराइजेशन खत्म हो चुका है। यहाँ पर इधर अगर आप देखिएगा कि तो पूरा पूरा ये स्टीम बन चुका है। तो इधर वाले रीजन में आप कह सकते हैं दिस इज सुपर सैचुरेटेड या ऐसे कहिए सुपर सैचुरेटेड, छोड़ दीजिए, वो और भी चीजों पे डिपेंड करता है। तो सुपर हीटेड स्टीम आप इसको कह सकते हो। ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम बहुत ज्यादा गर्म होती है, मतलब कि अबव 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होगा। और इधर जो आपका ये वेपराइजेशन है, ये यहाँ पर आपका कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ये बन चुका है। और इसके बाद ये 100 से ऊपर जा रहा है। इसके बीच में क्या होगा, अगर हम यहाँ पर दो मार्किंग कर दें, ए का बी और यहाँ पर उसी तरह सी और डी, तो ए बी के बीच में अगर आप देखिए तो क्या होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की बात है। ए बी के बीच में कहीं पर भी, मतलब ए के बाद बी से पहले, ए के बाद और बी से पहले अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए आइस है या वाटर है, क्योंकि आप जानते हैं ए के पहले क्या था, प्योर आइस, बी के बाद क्या है, प्योर वाटर, है ना। लेकिन अगर पूछूं कि ए और बी के बीच में क्या है, तो जवाब बहुत सिंपल है, आएगा वाटर भी है और आइस भी है। तो कहने का मतलब आइस प्लस वाटर, इन दोनों का मिक्सचर होगा आपके पास, आइस प्लस वाटर। और इसके टेम्परेचर क्या होंगे, तो हमने तो बताया आपको ए से बी तक का टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ना नहीं है, वो वही मेल्टिंग पॉइंट होगा, वही 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आइस प्लस वाटर कभी भी हो तो उसका टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कभी भी आपके पास मिक्सचर में आइस एंड वाटर बोथ आर प्रेजेंट, अगर दोनों प्रेजेंट हुआ तो उसका टेम्परेचर हमेशा आपको क्या लिखना है, 0 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से अगर मिक्सचर में यहाँ पर की बात करें आप बिटवीन सी एंड डी, तो मिक्सचर में क्या होगा, कुछ वाटर होगा और कुछ वेपर होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं वाटर प्लस वेपर। ठीक है, दोनों आपके प्रेजेंट होंगे और ये कितने पर होंगे, तो एट बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, खास करके ये तो खूब हेल्प करता है, तो ध्यान में रखिएगा। अब रही बात स्लोप की, तो थोड़ा सा ये उसका डिस्कशन भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर के एंगल को अगर हमने θ1 कहा और यहाँ के एंगल को हमने कहा θ2, ठीक है, तो ऑफ कोर्स θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 जो होगा दैट इज ग्रेटर देन θ2। ठीक, और अगर दोनों साइड आपने 10 लगाया तो स्लोप बन जाता है, तो 10 θ1। तो हम लोग यही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो S की वैल्यू फॉर वाटर आती है वो आती है डबल, देखते हो ये 1, और इधर हो गया आइस का कितना 0.5, तो इसका असर स्लोप पर पड़ता है। देखो अगर मैं पूछूं कि इसका स्लोप क्या हुआ, देखो इधर डेल्टा थीटा इधर डेल्टा क्यू है, अब डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा भी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू, तो इसका मतलब ये y और ये इधर x, तो y प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मैंने स्ट्रेट लाइन तो चलेगा, चल रहा है। और जो बीच में आ गया वो सब क्या है, तो वो सब स्लोप है। देखो यहां से फार्मूला देखो, ये वाला डेल्टा थीटा यहां से निकालेंगे। तो यहां से अगर हमने डेल्टा थीटा को निकाला तो क्या बनेगा, डेल्टा थीटा बराबर 1/ms इंटू डेल्टा क्यूब। देख रहे हो, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/ms। ठीक है, m तो आपका चलिए फिक्स हो गया, लेकिन s के हिसाब से देखिए तो स्लोप जो बना है वो 1/ms है। तो s जिसका कम होगा उसका स्लोप ज्यादा हो जाएगा, s जिसका ज्यादा होगा उसका स्लोप वैल्यू कम होगा। तो s किसका ज्यादा है, तो s तो वाटर का ज्यादा है, तो उसका स्लोप जो होगा वो कम होगा। और रेशियो क्या होगा, तो स्लोप के हिसाब से देख लीजिए, तो जिसका आपका सीधा डबल का रेशियो यहाँ पे आ रहा है तो वहां भी पुट करेंगे तो डबल का रेशियो चलेगा। तो स्लोप टेन थीटा वन किया तो इस वाले लाइन का स्लोप आ गया, जो आइस आपका टेम्परेचर राइज हो रहा था आइस में। और इधर आपने अगर टेन थीटा किया तो ये टेन थीटा टू बन गया। ठीक है, जो यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा था उसका स्लोप हो गया। अब आपने वहां से देखा कि दिस इज डबल, तो 2 टाइम्स, ऐसे आप लिख सकते हो टेन थीटा वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेन थीटा टू। अगर आप थीटा वन इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा टू लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें हो गई कि एक तो थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, और दूसरा टेन थीटा वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेन थीटा टू, क्योंकि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज डबल ऑफ स्लोप ऑफ दिस लाइन। और स्लोप होता है, अगर इस तरह से एंगल दिखा रहे हो तो टेन थीटा को ही आप स्लोप बोलते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर जो स्लोप है आपका, ये जो मैंने बताया उसके आधार पर आप लिख सकते हो दिस स्लोप इज 1/ms। तो m तो चूंकि कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s। तो जिसका स्लोप का वैल्यू देखिए आधा हुआ, 0.5 है मैंने हाफ हुआ, तो उसकी स्लोप की वैल्यू उधर वहां पे डबल हो जाए, स्लोप की वैल्यू वहां पे डबल हो जाएगी। s फॉर आइस 0.5, जबकि s फॉर w इज 1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में आपका स्लोप ऑफ आइस जो होगा वो आपका डबल होगा, माने ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। सिंपल सी भी बात है ना, अगर आपको कम हीट की जरूरत है टेम्परेचर राइज करने के लिए, और आपको मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूँ, तो आप कम अमाउंट में ही अपना टेम्परेचर को राइज कर रहे हो, तो आपका राइज जो होगा वो जल्दी जल्दी होगा, तो जो स्लोप होगा वो आपका ज्यादा ही बनेगा, है ना। तो तेजी से लाइन ऊपर की ओर जाएगा। और जहां पर आपका स्पेसिफिक हीट ज्यादा हो गया, मतलब कि अब आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर, तो अब वहां पर अब आपका हीट सप्लाई करने का रेट तो फिक्स है, तो फिर उसके हिसाब से आपका काम जो होगा वो थोड़ा धीरे होगा, लाइन ऊपर तो जाएगी लेकिन थोड़ी स्लो जाएगी। और बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपको दिख रहा है वो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। तो स्लोप ऑफ लाइन दिस डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ लाइन दिस अगर आप करेंगे तो आपको 2:1 का रेशियो साफ साफ दिख जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब मेन पॉइंट थे, ये हमने कह दिया। जिसमें ये खास बात थी कि आइस और वाटर का मिक्सचर आपके पास जब भी रहेगा तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर और वेपर का मिक्सचर आपके पास जब भी रहेगा तो उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए, अब यहाँ पर ये क्या हो रहा था, मेल्टिंग हो रहा था, है ना, मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। और तो वो किस जगह पर होगा, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो वो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का केस था तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो बस थोड़ा सा सिर्फ इसको मेंशन किया, B.P बॉइलिंग पॉइंट, और ये हो गया मेल्टिंग, तो M.P मेल्टिंग पॉइंट, या फ्रीजिंग पॉइंट भी आप कह सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, तो F.P कर दिया। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट भी आता है, बट चलो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा पॉपुलर है, वही रहने देते हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं, समझ सकते हैं, दिस इज योर फेज डायग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पर देखिएगा एक छोटी सी चीज और डिस्कस करनी है हमें, कि इस जगह जो हीट सप्लाई हो रहा है, इस जगह जो हीट सप्लाई हो रहा है, तो वो कर क्या रहा है, तो वो मेल्टिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है, एक्चुअली में फेज चेंज कर रहा है।
आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, सॉलिड फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसके लिए एनर्जी लगती है, ठीक है। क्योंकि सॉलिड जो होता है ना, उसमें कुछ खास बॉन्डिंग होती है, क्रिस्टलाइजेशन की वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ आती है, एक तरह की वो बॉन्डिंग हो गई। तो उस क्रिस्टलाइजेशन को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो उस क्रिस्टलाइजेशन को तोड़ रहा होता है, या जो भी अंदर की बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, उनकी दूरी को अब बढ़ाना है उनको, तो उसमें वो खर्च हो रहा होता है। तो उसी हीट को हम क्या नाम देते हैं? लेटेंट हीट, ठीक है। तो उसको हमको नाम देना होता है लेटेंट हीट। तो ये सब जो आप डेफिनेशन अभी आप देख रहे हो, जो एस की बात आ रही है और ये लेटेंट हीट की बात आ रही है, तो ये सब को हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आपको जब यहाँ पे लिखा है हमने एस फॉर आइस एंड एस फॉर वाटर ये लिख दिया, तो उसी तरह से एल फॉर एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, जो यहाँ पर इस्तेमाल होगा वाटर के केस में। मतलब आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 80 कैलोरीज पर ग्राम की जरूरत पड़ेगी, 80 कैलोरीज पर ग्राम की जरूरत पड़ेगी। और जब वेपराइजेशन का प्रोसेस होगा तो एल भी बोलेंगे, और ये हो जाता है रफली 540 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। तो ये डेटाज आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगर आपने इन डेटाज को याद रखा तो फिर आपका जो है आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी इजीली सॉल्व होगा। एल एफ एल बी और एस आइस और एस डब्ल्यू, ठीक है। ओके, आइए बच्चों, तो बात करते हैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का, जो अभी डिस्कस हुआ था फेज डायग्राम में, जो नए नए टर्म्स निकल के आए थे, तो उसके बारे में देखते हैं। पहला हो जाएगा यहाँ पर हीट कैपेसिटी के बारे में। हीट कैपेसिटी कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, एंड इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट फॉर एनी गिवन मास ऑफ द सबस्टेंस। मतलब क्या हुआ कि किसी भी अमाउंट का आपका हमको आप सब्सटेंस दे दीजिए जो किसी भी मास का हो, ठीक है। दे दिया आपने 1 kg, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, कुछ भी किसी भी अमाउंट का आप दे सकते हैं सब्सटेंस। उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज कराना है हमको। अगर सीजीएस में काम कर रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कराना है। एसआई में काम कर रहे हैं तो 1 केल्विन से राइज करा देना है। किसी और सिस्टम में काम कर रहे हैं जिसमें फॉरेनहाइट उसका अगर है तो 1 फॉरेनहाइट से हम लोग राइज करा देंगे। सो 1 यूनिट डिग्री से आपको राइज कराना है, ठीक है। और इसके लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी वही क्या कहलाएगी? तो वही कहलाएगी आपकी हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट से आपको टेम्परेचर रेज करना है, ठीक है। और किसी भी सबस्टेंस कितने भी मास का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा मास का होगा तो ज्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हीट कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा। कम मास का होगा तो कम हीट में ही उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाएगा, तो उसका हीट कैपेसिटी कम हो जाएगा। तो कम मास है तो हीट कैपेसिटी कम होगी, ज्यादा मास है तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। तो मैथमेटिकली क्या होगा? C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा थीटा। मान लो कि आपने कोई भी सबस्टेंस दिया और उसको हमने डेल्टा क्यू हीट एनर्जी सप्लाई किया, जिससे उसका डेल्टा थीटा राइज हो गया। तो हमको दिखना है ना कि 1 डिग्री राइज के लिए कितना हमने सप्लाई किया। तो 1 डिग्री राइज के लिए हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा थीटा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में आपका देखिए मास इन्वॉल्व नहीं हुआ है, मास इन्वॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो C है वो मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। वो मास पर डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप कम सबस्टेंस दीजिएगा तो कम हीट एनर्जी में ही उसका हीट कैपेसिटी कम एनर्जी सप्लाई करेंगे, उसी में उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज हो जाएगा। कम कम अमाउंट दीजिएगा तो ज्यादा अमाउंट अगर हम ले लेंगे तो फिर उसमें क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी का सप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब C की वैल्यू बढ़ गई ना, वहां पे ज्यादा हीट है, जितना ज्यादा डेल्टा क्यू का वैल्यू होगा उतना ज्यादा C का वैल्यू होगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा तो C का वैल्यू कम होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा तो C का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसका मतलब वो मास पे डिपेंड करता है। हालांकि फार्मूला में आपको वो यहाँ पे दिखाई नहीं देता, हालांकि आगे जाके आपको पता चलेगा जब आप C के डायमेंशन को लिखोगे तो डायमेंशन में आपको देखिए मास M का साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो हीट कैपेसिटी है वो मास पर भी डिपेंड करती है। जो लॉजिक से तो सीधा है, कम सब्सटेंस के लिए कम, ज्यादा के लिए ज्यादा। और फार्मूला में जो है आपको लेकिन M दिखाई नहीं देगा। सो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा थीटा, ठीक है। आगे जाके आपको ऐसे डिटेल पता चलेगा कि वो डेल्टा क्यू में ही वो छुपा हुआ है M एक्चुअली,
ज़्यादा मास रहेगा तो ज़्यादा डेल्टा क्यू का सप्लाई देंगे, है ना, इसीलिए सी तो डिपेंड कर जाता है। हालांकि फार्मूला में यहाँ पे साफ साफ आपको दिख नहीं रहा है। सीजीएस यूनिट की बात करिए इसके, तो ऊपर में हो जाएगा ये वाला सीजीएस सिस्टम में कैलोरी, हीट ट्रांसफर कैलोरी, और ये वाला हो गया पर डिग्री सेल्सियस, तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। एसआई यूनिट में अगर आप बात करते हैं तो ऊपर में हो गया जूल, नीचे में हो गया आपका केल्विन। डायमेंशंस की अगर बात करें तो देखिए ऊपर में हो गया एनर्जी एक तरह से, तो हीट एनर्जी हो या कोई भी तरह की एनर्जी हो, ml2t-2 उसका होता है डायमेंशन। नीचे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के लिए थीटा लिया जा रहा है, टी नहीं ले सकते क्योंकि टाइम है ऊपर में, है ना, इसलिए थीटा लिया जा रहा है, तो थीटा आप ले सकते हैं। कई जगह पर के ले लेता है केल्विन को लेकर के, लेकिन आप थीटा रखिए, नो प्रॉब्लम। तो थीटा रखा, इस पर गया तो ये ऐसा ml2t-2 थीटा -1। तो आप देख सकते हैं कि इसके डायमेंशन में m इन्वॉल्व है, l इन्वॉल्व है, t इन्वॉल्व है, थीटा इन्वॉल्व है, तो इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है हीट कैपेसिटी, ठीक है, ओके। सो अगर आप इस हीट ट्रांसफर को यहाँ पे निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सी इंटू डेल्टा थीटा, इस तरह से इसको नंबर 1 मान लिया। अब देखिए दूसरा यहाँ पे टर्म आपको डिफाइन करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आपको कैपिटल एस से दिखाना है। ये भी उसी तरह का डिफिनेशन है लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। यहाँ तक तो सेम था, लेकिन ये था फॉर एनी गिवन मास, जो मन करे उतना मास दीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, फॉर 1 यूनिट मास। अब आपको चाहे कम दीजिए या ज्यादा दीजिए, इसका कैलकुलेशन जब भी होगा वो 1 यूनिट मास के हिसाब से होगा। एसआई सिस्टम में 1 केजी के हिसाब से होगा, सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम के हिसाब से होगा, ठीक है। आपका जितना मन करे सब्सटेंस दीजिए, कैलकुलेशन ये जब भी होगा 1 यूनिट के हिसाब से होगा। मतलब क्या हो गया कि ये आपका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको देना है दीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा कैलकुलेशन जब भी होगा 1 यूनिट के हिसाब से होगा। इसका मतलब आपके दिए गए मास पे डिपेंड नहीं करता है, ओके। ये वाला डिपेंड करता था, ये वाला डिपेंड नहीं करता है। हालांकि जब आप फार्मूला जब इसका लिखने जाओगे एस को, तो आपने क्या कहा, डेल्टा क्यू बाय एम इंटू डेल्टा थीटा, तो फार्मूला में आपको एम जरूर दिखेगा, लेकिन जब आप डायमेंशन में ट्रूली इसका देखोगे, डायमेंशन ऑफ एस आप देखो तो यहाँ पर देखिए एम कैंसिल हो चुका है, एम गायब हो चुका है, मतलब एम पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम तो पर यूनिट मास के लिए निकाल रहे हैं। आप अगर मान लो कि एसआई सिस्टम में ही काम कर रहे हो और आपने मेरे को दिया 250 ग्राम दिया, तो 250 ग्राम के लिए हम निकाल लेंगे, और हमको तो 1 केजी के लिए चाहिए था, 4 से मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिखेंगे। तो आप कम दो या ज्यादा दो, अगली बार आपने मुझे 4 केजी दे दिया, तो 4 केजी के लिए हम लोग डेल्टा क्यू रिक्वायर्ड देख लिए कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना लगा, और उसके बाद फिर हम क्या किया, आपने 4 केजी दिया था तो उसके लिए हमको पता है हमको 1 केजी के लिए लिखना है, तो हम 4 से भाग दे के लिखेंगे। दोनों ही केस में सेम आएगा, आप मुझे 250 ग्राम दो या आप मुझे 4 केजी दो, ठीक है। दोनों ही केस में जो एस की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो आपको सेम ही निकल के आएगी। लेकिन हीट कैपेसिटी दोनों केस में अलग अलग आती, वो दिए गए अमाउंट पर सब्सटेंस का कितना अमाउंट है उस पर डिपेंड कर रहा था, तो वो डायमेंशन से ज्यादा क्लियर हो जाता है। यहाँ पर सी के डायमेंशन में एम मौजूद है तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर आपका एम एब्सेंट है, मतलब कि एस जो है वो दिए गए मास पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि पर यूनिट मास आप निकाल रहे हो। फार्मूला की बात करते हैं। अब मान लो कि एम यूनिट आपने सब्सटेंस दिया, एम केजी दे दिया, एम ग्राम दे दिया, और आपने उसका डेल्टा क्यू सप्लाई किया और डेल्टा थीटा का राइज इन टेम्परेचर हुआ, ठीक है। यहाँ भी डेल्टा क्यू सप्लाई किए थे, डेल्टा थीटा राइज इन टेम्परेचर हुआ था, यहाँ भी हुआ, तो हमको तो निकालना है पर यूनिट मास में। तो आपने एम यूनिट दिया था तो हमने एम से डिवाइड कर दिया तो 1 यूनिट मास के लिए निकल गया, है ना। तो फार्मूला तो इसका यही बनेगा, डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा थीटा। सीजीएस यूनिट आप देख सकते हैं, ऊपर से कैलोरी, नीचे में यहाँ ग्राम, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जूल पर केजी पर केल्विन। लेकिन डायमेंशन में जब आप देखो तो आप देखते हैं कि नीचे में जो एक केजी है उसकी वजह से मास तो कैंसिल आउट हो गया। सो मास पे डिपेंड नहीं करता है एस, सी डिपेंड करता है ऑन मास, क्लियर है। अब यहाँ भी वही मान लो कि यहाँ का डेल्टा क्यू और यहाँ का डेल्टा क्यू सेम है, राइज इन टेम्परेचर भी हमने सेम दिखाया, लेकिन ये हो गया आपके गिवन मास के लिए और ये हो गया आपको 1 यूनिट मास के लिए। सेम डेल्टा क्यू सप्लाई था तो इसको 1 यहाँ पे डेल्टा क्यू अगर निकालोगे तो क्या आएगा, एम एस डेल्टा थीटा। अब 1 और 2 को अगर एक साथ देखिए, एल एच एस सेम हो गया, आर एच एस को अगर आप सेम सेम लिखेंगे तो सी इंटू डेल्टा थीटा बराबर एम एस डेल्टा थीटा दिखाई दे रहा है। डेल्टा थीटा अगर आपका कैंसिल हो गया चूंकि सेम राइजिंग टेम्परेचर था, तो सी बराबर एक फॉर्मूला मिलेगा एम इंटू एस। अब यहाँ आपको दिखाई देगा कि एम जो है सी के फार्मूले में शामिल हो गया है, मतलब कि आपका जो सी है वो एम पर डिपेंड कर रहा है,
ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखने की है, जो छुपी हुई होती है। एक बार फिर से दोहरा दूं, इस फार्मूले में मास तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ये मास पे डिपेंड कर रहा है। इस फार्मूले में मास दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। इस फार्मूले में मास दिखाई दे रहा है और सी जो है वो मास पे डिपेंड कर जा रहा है, वो यहाँ से पता चलता है। ठीक है। लेकिन आपको जो बेस्ट वे होता है कि कोई भी क्वांटिटी किसी दूसरी चीज पे डिपेंड कर रही कि नहीं कर रही, तो उसके डायमेंशन से आप पता लगा लीजिए, या डेफिनेशन से पता लगा लीजिए, डेफिनेशन से लॉजिकली पता लगा लीजिए, और डायमेंशन से आपको ये साफ साफ पता लग जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छे से इसको समझ लेना है, फिर आगे देखिए। आइए जरा इनको भी नोट कर लेते हैं। क्लियरली हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जितना ज़्यादा आप सब्सटेंस का अमाउंट देंगे, उतना ज़्यादा हमको उसमें हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा फॉर रेजिंग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो हीट कैपेसिटी उतनी ज़्यादा बनेगी। सो हीट कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हैं। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये लिख सकते हैं। फार्मूले की बात करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा थीटा। आपको m कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैंने मास पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक हीट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैंने मास पे डिपेंड नहीं करता, फिर भी फार्मूले में देखिए m दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए आपको। फिर जब आप इनको और इनको एक साथ देखते हैं, डेल्टा क्यू बराबर करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो आपको दिखाई देता है C इक्वल टू S इंटू एम या M इंटू एस। तो यहाँ पर अब जो S है आपका, उसको आप कांस्टेंट मान सकते हैं, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। एंड S इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अगर आप इनफैक्ट इन रियल बात करें तो इस S के बारे में भी कुछ कॉन्सेप्ट है, इसलिए देखिए यहाँ स्टार दिया हुआ है, तो नोट करके उसको लिखेंगे। इन जनरल S डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, S की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग टेम्परेचर रेंज में आपको अलग अलग चला जाता है। मतलब ये हुआ, जैसे आपको वाटर दे दिया और हमने कहा कि 10 डिग्री सेल्सियस पर अभी ये है, 10 से 11 डिग्री सेल्सियस करना है, 1 डिग्री का राइज आपको करना है, तो आपको जो भी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ गया पर केजी, सॉरी कौन सा यूनिट में कर रहे हो, मान लो आपका अगर एसआई में कर रहे हो तो पर केजी, सीजीएस में कर रहे हो तो पर ग्राम। ठीक है, कोई भी अमाउंट आपने दिया हो, तो आपका 10 से 11 करने में जो टेम्परेचर, जो हीट एनर्जी रिक्वायर करेगा, अगर आपको मैं वही कहूँ 50 से 51 करना है, तो वहां पर भी तो एक का ही राइज हो रहा है, लेकिन वहां पर अब आपको थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी। मतलब ऊपर में जो होगा स्पेसिफिक हीट एनर्जी थोड़ी अधिक आ जाएगी। ठीक है। तो होता क्या है ना कि ये सब किसी एक कर्व को फॉलो करता है, तो सो इसका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, आपका एक कर्व को फॉलो करता है, इक्वेशन को फॉलो करता है। लेकिन ये वेरिएशन जो होता है ना, काम की बात, फिर भी हम इसको कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वेरिएशन होता है ना, वो बहुत छोटा वेरिएशन होता है, और इतना छोटा है कि आप उसको न्यूमेरिकल पर्पज से आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो उस वेरिएशन को, तो आप कांस्टेंट मान सकते हो एस की वैल्यू को। लेकिन अगर आपसे थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछता है कि एस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो बिल्कुल करता है। ठीक है, बिल्कुल करता है। हायर टेम्परेचर पर अगर आप चले जाते हो, एस की वैल्यू देखोगे तो वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा आएगी विथ रिस्पेक्ट टू लोअर टेम्परेचर। 10 डिग्री से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए हीट रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होगा, 50 डिग्री से 51 डिग्री करने पर हीट रिक्वायरमेंट थोड़ी अधिक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये वेरिएशन बहुत ही कम होगा, तो हम लोग कैलकुलेशन पर्पज से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए लिखा है इन जनरल एस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस, बट द वेरिएशन इन एस इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर मैक्रोस्कोपिक कैलकुलेशंस। मैक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन आप 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, इन सब के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एस की वैल्यू को नेग्लेक्ट, वहाँ पे वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और एस को कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। दैट इज एस कैन बी अज्यूम्ड एज कांस्टेंट फॉर द गिवन न्यूमेरिकल्स इन आवर सिलेबस। आपके सिलेबस में जो भी है, तो वहाँ हम लोग इसको कांस्टेंट मानते हुए ही काम करेंगे। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ तक देख लिया था। अब थोड़ा नीचे देखिए, यहाँ पर आइस के लिए अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेगा एस फॉर आइस, तो ये हम लोग रफली लेंगे 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर अगर कहता है एस वाटर, दिस इज ऑलमोस्ट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एंड दिस स्टैंड्स फॉर, अगर आप साइंटिफिकली देखोगे, आपसे कभी कभी पूछता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये तो ठीक है कि 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आप यूज करते हो, लेकिन ये किस टेम्परेचर पर माना गया है। तो अगर स्टैंडर्ड वैल्यू आप इसका देखेंगे, तो साइंटिस्ट सोसाइटी ने स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड किया है 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच।
ये जो 1 डिग्री सेल्सियस का राइज होना चाहिए, वो 1 डिग्री सेल्सियस का राइज कहाँ पे होना चाहिए, तो 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच डिफाइन किया गया है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को, ठीक है, इन लिक्विड स्टेट। तो वो 1 कैलोरी यहाँ पे लिया जाता है। तो इसका इन सब का क्या मतलब हुआ, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि कैलकुलेशन पर्पज से ये सब कांस्टेंट हम लोग लेके चलेंगे। किसी भी टेम्परेचर रेंज में आपका वेरिएशन हो 0 to 100 या बिलो 100, आपको ऐसे ही लेके चलना है। एबव 100 के लिए हम लोग लगभग 1 ही लेंगे, या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा 1.00 कुछ दिया रहेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो हम लोग 1 ही लेके चलते हैं। अदरवाइज वो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, उससे उस तरफ उतना ज़्यादा रहता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। यहाँ पर बात कर रहे हैं 1 ग्राम, इन सब का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 1 ग्राम आइस दिया हुआ है तो उसको 0.5 कैलोरी हीट एनर्जी की जरूरत होगी फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। चाहे तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज करो या 1 केल्विन करो, एक ही बात है, थर्मोमेट्री में आपको बता चुके हैं। उसी तरह 1 ग्राम वाटर अगर आपके पास है तो वो रिक्वायर करेगा 1 कैलोरी फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, चाहे डिग्री सेल्सियस में चाहे केल्विन में, ठीक है। तो इनका तो यही मतलब निकलता है। ओके, अब आगे पढ़िए, आगे फिर से यहाँ पे लेटेंट हीट के बारे में। तो जैसे 1 हो गया आपका हीट कैपेसिटी, 2 हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब नंबर 3 लेटेंट हीट के बारे में कैपिटल एल से नोट करेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द चेंज ऑफ फेज, है ना, फेज चेंज के वक्त जो हीट एनर्जी आपका रिक्वायर हो रहा है वही आपका कहलाएगा लेटेंट हीट। मतलब, और ये फेज चेंज दो जगह हो रहा था, फेज डायग्राम में देखा था आपने, या तो सॉलिड से लिक्विड में एट मेल्टिंग पॉइंट या लिक्विड टू गैस में एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ये जो भी होगा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, तो वो होना चाहिए कांस्टेंट, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर 1 यूनिट मास ऑफ द गिवन सबस्टांस। ये फिर से इंपॉर्टेंट आ गया कि जो कैपिटल एल भी डिफाइन होता है तो वो स्पेसिफिक हीट की तरह 1 यूनिट मास के लिए ही डिफाइन होता है, समझे। तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो 1 यूनिट मास के लिए डिफाइन होता है, और इसमें कोई टेम्परेचर राइज की बात ही नहीं होती, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, और इसमें बस फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड में हो जाए या लिक्विड से गैस में हो जाए। इसलिए इसमें लिखते हैं इट इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द चेंज ऑफ फेज, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द चेंज ऑफ फेज। अब ये चेंज ऑफ फेज जो है वो सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में हो जाए या लिक्विड फेज से गैस फेज में हो जाए, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट का कांस्टेंट टेम्परेचर लगेगा, और लिक्विड से गैस में होगा तो बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट टेम्परेचर लगेगा। और ये जो भी डिफाइन होगा 1 यूनिट मास के लिए डिफाइन होगा, पर यूनिट मास है इसलिए इसका मतलब मास से इंडिपेंडेंट हो गया, गिवन मास से इंडिपेंडेंट, क्योंकि पर यूनिट मास आपने पहले ही बोल दिया। जिसमें भी पर यूनिट मास वगैरह इस तरह की चीजें हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि वो क्वांटिटी जो होती है वो मास से इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि आपका स्पेसिफिक हीट था। तो L डज नॉट डिपेंड अपॉन दी अमाउंट ऑफ सबस्टांस। सो L का फॉर्मूला आपका बनाएगा तो डेल्टा Q बाई एम, ठीक है। 1 यूनिट मास के लिए जितना जरूरत था वही हो जाएगा। अब मान लो आपने m यूनिट का मास दिया, m ग्राम दिया, m केजी दिया, और हमको उसमें डेल्टा Q हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी उसके फेज चेंज में, तो L की वैल्यू पर यूनिट मास कितना हो गया, तो डेल्टा Q बाई एम, इस तरह से कर सकते हैं। तो m यहाँ दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी m पर डिपेंड नहीं कर रहा, चूंकि 1 यूनिट मास के लिए डिफाइन हुआ है। सो दिस L इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप कॉन्स्टेंट समझ रहे हैं, वैसे ही कैपिटल L भी आपका कॉन्स्टेंट बनेगा। इनके यूनिट को देखिए तो क्या हो गया, कैलोरी पर ग्राम और जूल पर केजी, ठीक है। आराम से इसको समझ लेंगे। हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा हीट कैपेसिटी बनेगी। कैपिटल एस और कैपिटल एल ये दोनों पर यूनिट मास के लिए डिफाइन हुआ है, इसलिए फॉर्मूला में एम जरूर दिखाई देगा, लेकिन ये मास पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि पर यूनिट मास के लिए डिफाइन हुआ है। आप कम मास दो, आप ज़्यादा मास दो, हमें निकालना हमेशा 1 यूनिट मास के लिए है, ठीक है। तो कम भी दोगे तो हम कैलकुलेशन करके उसको 1 यूनिट के लिए फाइंड करेंगे, ज़्यादा दे दोगे तो फिर से कैलकुलेशन करके 1 यूनिट के लिए फाइंड करेंगे। कम दोगे तो आपका कैलकुलेशन करके उसमें 1 यूनिट तक पहुंचाने के लिए जितना इंटू करना पड़ेगा, इंटू करके आपको फाइंड करेंगे। जैसे आपने SI में हम काम कर रहे हैं, आपने 250 ग्राम दिया, 250 ग्राम दिया तो हम उसके लिए फाइंड किए कितना मिला, लेकिन हमको 1 केजी के लिए फाइंड करना है तो 4 से गुना करके ले आएंगे। और इसी तरह से आपने 4 केजी दे दिया तो हमने फाइंड किया कि हमें इतना हीट अमाउंट की जरूरत पड़ रही है, लेकिन हमको तो 1 यूनिट के लिए चाहिए, तो हम 4 से डिवाइड करके वहाँ तक 1 यूनिट के लिए ले आएंगे। तो आप कितना भी मास दे रहे हो, 250 ग्राम या 4 केजी, उस पर डिपेंड नहीं किया, आपका जो भी है वो 1 केजी के हिसाब से फाइंड हुआ। और सीजीएस में काम करोगे तो 1 ग्राम के हिसाब से फाइंड होगा। चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि ये जो लेटेंट हीट होता है ये 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप बोलेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड यहाँ पर एक डिफाइन होगा, और लिक्विड टू गैस तो यहाँ पर एक डिफाइन होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं एक को, तो वो LF हो गया, LF से डिनोट करते हैं, F फॉर फ्यूजन।
and it is defined as the amount of heat energy required for the changing of solid phase into liquid phase। ठीक है, जो फेज चेंज होगा या सॉलिड से लिक्विड होगा और किस टेम्परेचर पर, तो मेल्टिंग पॉइंट कह लो या फ्रीजिंग पॉइंट कह लो, एक ही बात है, फॉर 1 यूनिट मास ऑफ दी सबस्टांस। ओके, सेम चीज है यहाँ पर। और मैथमेटिकली इसको उसी तरह से जैसे वो डेल्टा क्यू बाय एम था, तो यहाँ एल एफ इज डेल्टा क्यू बाय एम आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग डेल्टा क्यू अगर आप निकालते हैं तो क्या हो गया, एम इंटू एल एफ, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द चेंज ऑफ सॉलिड फेज इंटू लिक्विड फेज एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट मास आपका होगा, तो वो एल एफ हो गया, और एम से इंटू कर दिए तो जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा वो आपका हो गया गिवन सबस्टांस के लिए हो गया, है ना। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो आपने जितना भी एम मास दिया उसके लिए हो गया, है ना। 1 यूनिट के लिए एल एफ, तो एम मास के लिए एम इंटू एल एफ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द चेंज ऑफ सॉलिड फेज इंटू लिक्विड फेज एट मेल्टिंग पॉइंट फॉर द गिवन सबस्टांस। ठीक है, जो एम मास का आपने दिया। आइस के लिए ये चीज याद रखनी होती है, एल एफ की वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम को अगर आपको मेल्ट करना है एट 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड से लिक्विड फेज में, आइस को वाटर बनाना है, तो आपको जरूरत पड़ेगी 80 कैलोरी ग्राम की। क्लियर है, 80 कैलोरी ग्राम की जरूरत पड़ेगी 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब इसी तरह का दूसरा कौन हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो उसको भी यही थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, तो लिख देता हूँ। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को जो सेकंड हो गया आपका, वो आप इस तरह से लिख सकते हैं, एलवी से डिनोट करेंगे। एंड इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द चेंजिंग ऑफ लिक्विड फेज इनटू गैसियस फेज एट बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट आप कह सकते हो, फॉर 1 यूनिट मास ऑफ द सबस्टांस। सबस्टांस के 1 यूनिट मास के लिए एट बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट लिक्विड फेज से गैसियस फेज में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी हीट एनर्जी की जरूरत होगी वही कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैथमेटिकली एल वी डेल्टा क्यू बाई एम, मतलब आपने एम मास दिया है और उसके लिए आपका डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर किया है लिक्विड से गैस में बदलने के लिए, तो आपका जो करस्पॉन्डिंग डेल्टा क्यू बनेगा वो एम इंटू एल वी बन जाएगा। ठीक है, और वाटर के लिए आपका ये जो एल वी बन रहा है वो कितना होता है, याद रखना है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये सब न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। एन डेल्टा क्यू जब आप एम इंटू एल वी लिखते हैं तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द चेंज ऑफ लिक्विड फेज इंटू गैसियस फेज एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आपका ये लेटेंट हीट वाला पोर्शन यहाँ से क्लियर हुआ, तो बस इतनी ही जानकारी है। अब इसके आगे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है अबाउट वाटर इक्विवेलेंट, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और फिर रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस तरह से आप उसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, मिक्सिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, आइस को हम लोग वाटर हॉट वाटर के साथ मिक्स करेंगे, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल कंटेंट, ये सारी चीज़ें हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ तक की थ्योरी को अच्छे से कवर करके रखिए, और फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।